Hello future doctors, welcome back to our YouTube channel Doctor Factory. Students, in the previous classes we were discussing about the what is the characteristic feature and what is the defining feature. I already tell you each and every point with elaborate mechanism with explanation. Student, in the today's class we will discuss about a small point that is given in the old NCERT but also in the syllabus, that is called the photo period. What is the meaning of photo period and how it affect the plants and animal? Let us discuss. Student, एक्चुअली बेटा मैं कभी भी क्लास पढ़ाता हूँ तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाता. पहले सुनिएगा आप. What is the meaning of photo and what is the meaning of this period here? फोटो का मतलब होता है बेटा यहाँ पे लाइट. फोटोन वर्ड से लाइट है. लाइट, फोटो, सनलाइट भी फोटोसेंसिस पढ़ता, फोटो लाइट. पीरियड का मतलब बेटा यहाँ पे ड्यूरेशन से. किससे है? ड्यूरेशन से. ड्यूरेशन से. सर व्हाट मीनिंग ऑफ दिस फोटो पीरियड? कंप्लीट. फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. अभी बेटा एक एक चीज लिखता हूं, बस आप सुन लीजिए क्या है मतलब. इसी मतलब से आंसर है, डोंट वरी, बस वेट. फोटो पीरियड अफेक्ट्स reproduction in seasonal breeders both in plants and animals. थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि सर आपने बताया है कि फोटो का मतलब लाइट होता है और ड्यूरेशन मतलब लाइट का ड्यूरेशन प्लांट्स में और एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है जो कि सीजनल ब्रीडर होते हैं. नॉट ऑल प्लांट्स, नॉट ऑल एनिमल्स. बेटा जो प्लांट सीजनल ब्रीडर्स होंगे, जो एनिमल सीजनल ब्रीडर होंगे, उनमें रिप्रोडक्शन अफेक्टेड होगा फोटो पीरियड से. एक्चुअली एलेबरेट समझते हैं. फोटो पीरियड बेटा ये बताना चाह रहा है कि इनका लाइट का ड्यूरेशन, अमाउंट ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा कि प्लांट कब फ्लावरिंग करने वाला है. सर द रिप्रोडक्शन इन द प्लांट मीन्स फ्लावरिंग. बेटा आपने पढ़ा है रिप्रोडक्शन इन द हायर प्लांट, क्लास 12th में, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट में बेटा सीजनल ब्रीडर्स कौन से होते हैं? क्योंकि उनकी लाइट के इफेक्ट पर ही डिसाइड होता है कि कौन सा कब पौधा फ्लावरिंग करेगा. और बेटा विदाउट फ्लावरिंग अगला सीड नहीं बन सकता, ना फ्रूट बन सकता, मतलब आगे की जनरेशन पॉसिबल नहीं विदाउट फ्लावर. बिकॉज फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट. फ्लावर इज अ मार्वेल, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड कंडेंस सूट इन विच द सूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस इनटू द फ्लोरल मेरिस्टम. हेंस द फ्लावर ही डिसाइड करेगा रिप्रोडक्शन प्लांट में. और बेटा मैं आपको बताऊं, क्लास 11 के लास्ट चैप्टर, प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, ह्यूमन फिजियो का नहीं, प्लांट फिजियो का लास्ट चैप्टर क्या होता है? पीजीडी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि बेटा लाइट अफेक्ट करती है प्लांट्स को, और इसी के आधार पर 3 प्रकार के प्लांट हुआ करते थे. बेटा कितने टाइप के? अभी हट गया बेटा, पर बता देता हूँ इसको एक्सप्लेन किया. LDP, SDP, DNP. सॉरी इधर से लिखता हूँ, डोंट वरी. LDP अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेकंड बेटा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं क्वालिटी से. प्लांट में पहला LDP, दूसरा SDP और तीसरा बेटा DNP. सुनिएगा फुल फॉर्म. लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट. बेटा डिटेल में पढ़ाते थे इसको पहले, अभी नहीं पढ़ाते, सिलेबस में है नहीं. लॉन्ग डे प्लांट मतलब ड्यूरेशन ऑफ लाइट पर डिसाइड करेगा कि फ्लावरिंग होगी कि नहीं. इसी तरह से डार्क पीरियड भी डिसाइड करता है, वो पूरा मैकेनिज्म. शॉर्ट डे इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि कम वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए, कम लाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए. और डे न्यूट्रल बेटा जिनको एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा मिले तो भी करेगा फ्लावरिंग, और थोड़ा कम मिला तो भी चलेगा, मतलब न्यूट्रल है ऑन द बेसिस ऑफ डे, यानी दैट मीन्स लाइट. तो लाइट के आधार पर देखिए 3 प्रकार के LDP, SDP और DNP थे. तो प्लांट्स में बेटा लाइट अफेक्ट करता है इनके रिप्रोडक्शन.
दूसरा, सर एनिमल्स में कैसे बताओगे? बेटा एनिमल्स में सब एनिमल्स नहीं, वी पीपल आर आल्सो एनिमल्स, ह्यूमन आर आल्सो एनिमल, बट ह्यूमन आर कंटिन्यूअस ब्रीडर। ह्यूमन जनवरी से लेके दिसंबर तक हमेशा रिप्रोडक्शन करते हैं। हर बर्थडे बेटा हर सीजन में होता है, मंथ में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एनिमल को ही तुम सोचने लगो कि लाइट के हिसाब से रिप्रोडक्शन करेंगे। बेटा वो एनिमल जो सीजनल ब्रीडर्स होंगे, हम लोग कैसे हैं? वी ह्यूमंस आर कंटिन्यूअस ब्रीडर, अ लॉट ऑफ एनिमल्स आर कंटिन्यूअस ब्रीडर। यानी वो एनिमल जिनमें कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो एनिमल्स बेटा जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखकर ही एनिमल बाहर अपने एनवायरनमेंट में जाते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब बेटा एक दिन में ये डिसाइड नहीं होता कि कैसे रिप्रोडक्शन होना। जैसा बेटा कुछ दिन लगातार एनिमल सेंस करेगा कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है, इसका मतलब सर्दी आ रही, तो सर्दी में जो ब्रीडर है वो अपना पार्टनर से मेटिंग करेंगे। दूसरा, जिनको लगता है बहुत गर्मी में मेटिंग होती तो वो डे लाइट को समझेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, तो उसके हिसाब से नाइट का है तो अलग। कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट पर डिसाइड हो जाता है और उनको ये सेंस हो जाता है कि अभी ऐसा सीजन आने वाला है, इसीलिए वो सीजनल ब्रीडर हैं। और इस तरह से फोटो पीरियड बेटा हमारे इसमें इफेक्ट करता है। तो बस एक लाइन लिखी थी, फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल। मैंने बेटा पॉसिबली जितना होना चाहिए था उतना समझा दिया, इससे डिटेल नहीं पूछा जाएगा, डोंट वरी। चलिए, एक बेटा टॉपिक था पिछला लेक्चर में ही, नोट करके आप डाल सकते हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा था पर आप मुझे पता है कोई बताता नहीं क्योंकि वहाँ तक कोई देखता ही नहीं लेक्चर, कोई बात नहीं। इधर बेटा नोट में बेटा मैंने बताया था पेशेंट लाइंग इन द कोमा, पेशेंट लाइंग इन कोमा आर केस ऑफ ब्रेन डेड। क्या बेटा? आर केस ऑफ ब्रेन डेड। ब्रेन डेड का केस है बेटा, इसका मतलब है देयर वाइटल्स आर्गन आर सपोर्टेड बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द मशीन। बट पूछा है एनसीईआरटी ने कि बताइए उसके पास कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, तो बेटा उसके पास कॉन्शियसनेस, लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो बट लिविंग की कैटेगरी में ही रखेंगे बेटा। जब उसका प्रॉपर हार्ट ब्रेन सब फंक्शनिंग करने लगेगा तो लाइव हो जाएगा और कॉन्शियस भी हो जाएगा। इसलिए पूछा है कि लिविंग एक नॉन लिविंग, तो बेटा आप लिविंग बताएंगे, बट लैक कॉन्शियसनेस या लैक सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्योंकि ह्यूमन की बात कर रहा है तो सेल्फ कॉन्शियसनेस लैक हो गया। इज इट क्लियर बेटा? दूसरा पॉइंट मैंने इसी में पूछा था आपको आंसर कि बताइए सेल्फ कॉन्शियसनेस या कॉन्शियसनेस कौन सी इसमें डिफाइनिंग फीचर होते हैं या दोनों होते हैं? तो बेटा याद रखिएगा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर। क्या? कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर, बट self consciousness is not a defining feature because it is present only in the human self conscious. Human is aware of himself alone. बेटा ह्यूमन ही केवल सेल्फ कॉन्शियस होता है, इसका मतलब केवल ह्यूमन लिविंग है नहीं। बताया था डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होते हैं जिसमें 100% लिविंग, 0% नॉन लिविंग। तो बेटा बहुत सारे लिविंग तो इसको छूट जाएंगे, दे एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, वो नहीं दिखाएंगे, तो इसका मतलब वो लिविंग नहीं बेटा है। इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ओनली ह्यूमन की प्रॉपर्टी, इसलिए उस डिफाइनिंग फीचर नहीं माना जाएगा। कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली माना जाएगा, डिटेल में पढ़ा चुका, प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 4। चलिए बेटा ये रहा इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन में बता दिया, कॉन्शियसनेस बता दिया। अभी ये टॉपिक खत्म हो गया पूरी तरह से बेटा। व्हाट इज लिविंग प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। एक टॉपिक और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दिया है, मतलब इसी के बीच में लिखा है ऐसे लाइन, बट बहुत ही गहरी बात लिखी रहती है। छोटी सी एनसीईआरटी लाइन लिख के निकल लेती है और बच्चों की मजबूरी नहीं समझते वो, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ बेटा। है इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस। क्या? इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रैक्शन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमरजेंस हियर? बस समझिएगा, इंट्रैक्शन एंड इमरजेंस लिख दिया, बस खत्म। सुनिएगा क्या मतलब होता है इंट्रैक्शन का, क्या मतलब होता है इमरजेंस का। बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एटम से मिलकर मॉलिक्यूल, और स्पेशली बायो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे हम शुरुआत करेंगे अपने बेटा डिफरेंट काइंड्स के बायो मॉलिक्यूल से। अगर आपको यहाँ तक नहीं दिख रहा है बेटा तो मैं यहाँ पे सिर्फ बायो मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ, डिफरेंट काइंड के बायो मॉलिक्यूल्स, आगे चैप्टर ही पढ़ाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। बेटा ये दिख रहा है आपको बायो मॉलिक्यूल्स है। बायो मॉलिक्यूल्स बेटा किसके अंदर प्रेजेंट हैं?
अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स को देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के साथ, तो आप देखेंगे बेटा ऑर्गेनल के अंदर, कहाँ बेटा, ऑर्गेनली के अंदर। तो ऑर्गेनली कौन कौन सी बना सकता हूँ सर, यहाँ पे बेटा डबल वॉल्ड बनाया है, यानी डबल मेम्ब्रेन बनाया है, तो ऑब्वियस बात है या तो माइटोकॉन्ड्रिया या तो क्लोरोप्लास्ट है। और सर डबल वॉल्ड तो न्यूक्लियस भी होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेन पढ़ेंगे साइटोलॉजी में। चलिए देखिएगा इधर बेटा, ये है अपनी प्यारी सी माइटोकॉन्ड्रिया। नहीं लग रही माइटोकॉन्ड्रिया, कोई बात नहीं, फिर से बनाता हूँ। चलिए इसके बाद बेटा यहाँ पे बना दिया है, ये क्या होते हैं, अलॉट ऑफ थैलाकॉइड मिलके बेटा ग्रेना बना देते हैं, और ये ग्रेना कनेक्टेड होता है स्ट्रोमा लेवल। इसका मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये बेटा है इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह, डीएनए वगैरह रखा है, नहीं न्यूक्लियस है। ये है बेटा न्यूक्लियस, ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट, और ये है बेटा अपना माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब बेटा, डायग्राम में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बनाने का कोई मतलब नहीं। इसका मतलब है बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल सेल ऑर्गेनल के में प्रेजेंट है बेटा। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल मिलके क्या बनाते हैं, यानी ये कहाँ होते हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल मिलके बनाते हैं बेटा अपना एक सेल। यानी एक सेल को आप तोड़ेंगे तो ये मिलेगा, इसको तोड़ेंगे तो बायोमॉलिक्यूल्स मिलेगा। ये बेटा एक प्यारा सा सेल है, इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल हैं। इसके अंदर क्या है, सारे सेल ऑर्गेनल लगभग वाइटल सेल ऑर्गेनल है, डिपेंड करता है किस वैरायटी का, किस ऑर्गेनिज्म का सेल है बेटा। इसमें सारे प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनल है, यानी इसमें क्या है, ये कंप्लीट सेल है। और ये क्या है बेटा, सेल ऑर्गेनल है। क्या है, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल मिलके क्या बनाते हैं बेटा, सेल। बेटा सेल मिलके क्या बनाता है, सेल मिलके टिश्यू बनाता है सर। टिश्यू मिलके क्या बनाता है बेटा, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन मिलके क्या बनाता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम सब पढ़ा है। एक सेकंड सुनिएगा, सेल से क्या बना बेटा, सेल से मिलके बनेगा, बहुत सारे सेल मिलके क्या बना देते हैं बेटा, इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। क्या बोलते हैं उसे, टिश्यू। और टिश्यू से मिलके बन जाता है बेटा ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बेटा ऑर्गेनिज्म। क्या, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बेटा ऑर्गेनिज्म। बेटा यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ छोड़ा, सुनिएगा। मुझे आप बताइए बेटा, सबसे स्मॉल यूनिट कौन सी है, बायोमॉलिक्यूल्स कि सेल ऑर्गेनली कि सेल? चलिए कोई नहीं बेटा, यहाँ पे आपने देखा कि ये चीज़ यहाँ पे बेटा इंटरैक्ट हुई है। क्या हुई है, इंटरैक्ट। इसलिए बेटा सेल बना, सेल इंटरैक्ट करके क्या बनाया है, इंटरैक्ट करके क्या बनाया है, टिश्यू। टिश्यू इंटरैक्ट करके क्या बनाया है, मतलब बेटा लोअर लेवल से हायर लेवल का इंटरेक्शन हुआ है। क्या, लोअर लेवल का हायर लेवल से इंटरेक्शन हुआ है। दैट मीन्स द थिंग्स एट द लोअर लेवल इंटरैक्ट एंड इमर्ज एट हायर कॉम्प्लेक्स लेवल। सुनिएगा बड़े आराम से, एक एक चीज़ सिखा दूंगा बेटा, डोंट वरी। बेटा यहाँ पे सेल ऑर्गेनल के अंदर, सेल ऑर्गेनल से ज़्यादा एडवांस सेल है, सेल से ज़्यादा एडवांस टिश्यू है, टिश्यू से ज़्यादा एडवांस ऑर्गन है। दैट मीन्स बेटा सेल इंटरैक्ट करके क्या हुआ है, यहाँ पे सेल एमर्ज हुआ है बेटा, उभर कर आया है, मतलब अच्छी प्रॉपर्टी लेकर आया है, एमर्ज। यहाँ पे टिश्यू भी क्या है, एमर्ज, और यहाँ पे ऑर्गन क्या है, एमर्ज। दैट मीन्स बेटा एक सिंपल बात लिखूँ मैं कि सेल एट द, या सिंपली लिख सकते हैं बेटा आप इस बात को, इंटरेक्शन एमर्जन, थिंग्स एट लोअर लेवल, थिंग्स एट लोअर लेवल इंटरैक्ट एंड emerge at higher level। थिंग्स बेटा लोअर लेवल पे इंटरेक्ट करके एमर्ज कर जाती है हायर लेवल। सुनिएगा मेरी बात, ये बताओ मुझे बेटा, एडवांस बायोमॉलिक्यूल था कि सेल ऑर्गेनल थे? सर बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल एक सेल ऑर्गेनल के अंदर पाए जा सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल बेटा अपना जो सेल ऑर्गेनल है
वो किसके अंदर था? टिश्यू, सेल के अंदर। सेल किसके अंदर? टिश्यू था। उल्टा चलो बेटा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन से मिलके बना है। ऑर्गन किससे मिलके बना बेटा? टिश्यू से। टिश्यू को तोड़ोगे क्या मिलेगा? सेल। सेल से क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट, जो भी है सेल ऑर्गेनल, और ऑर्गेनल से बायो। दैट मीन्स बेटा ये सबसे लोअर लेवल है और इधर हायर लेवल है। दैट मीन्स थिंग्स एट लोअर लेवल इंटरेक्ट करती गई और इमर्ज करती गई साइमल्टेनियसली अपनी बड़ी बड़ी चीजें। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बस इतना याद कर लो आप, थिंग्स एट द लोअर लेवल इंटरेक्ट एंड इमर्ज एट द हायर लेवल। दिस इज द इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस कॉन्सेप्ट। बेटा इससे बाहर तो हो सकता है नीट में नहीं पूछा जा सकता, समझ पाए आप? बट एक लाइन लिखी है, मैंने पूरा बता दी बेटा डिटेल में कैसे सेल ऑर्गेनल इंटरेक्ट करके पूरा बनाते हैं और कैसे होता है। एक बार आप इसे घूर लो बेटा, कोई भी टेंशन हो बताओ। बस पानी इधर रख। चल बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, आराम से। पूरी बायोलॉजी बेटा भले तुम्हें नीट में पूरा काम ना है, लेकिन तुम बायोलॉजी से फील करना शुरू कर दोगे, बस इतनी गारंटी मेरी। डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सर ये कहाँ लिखा है? अभी लिखूंगा तो समझ में आएगा कहाँ लिखा है। डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर, देखता हूँ अभी शब्दों के जाल है बेटा। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग कॉमा इवॉल्विंग सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम चल रहा है कि नहीं भाई? इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बहुत आराम से सुनना बेटा, अभी इतना कठिन लग रहा है ना, मतलब शब्दों का जाल फंसा दिया। कोई नहीं बेटा, टेंशन लेने का नहीं इधर, और ना ही टेंशन किसी को देने का। बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होता है? सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेप्लिकेशन अभी बताते। इवॉल्व कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है अपने आप को, इंटरैक्टिव सिस्टम है उसके पास। इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्ड कर सकता है एक्सटर्नल स्टिमुलस। बेटा बहुत सारे तो इसमें आपको डिफाइनिंग फीचर हैं। देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलस रिस्पॉन्ड करना, कॉन्शियसनेस को बता रहा है। इंटरैक्टिव सिस्टम दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है? सेल, ऑर्गेनल, ऑर्गन टिश्यूज, ये पूरा बता रहा है। किसको बेटा? हम लोग पढ़े थे ना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए बता रहा है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेल्फ इवॉल्विंग बेटा ये भी एक ह्यूमन की प्रॉपर्टी है, ये एक लिविंग की प्रॉपर्टी है, कहा जाए नॉट ओनली फॉर ह्यूमन। सर हम इतना बड़ा कैसे याद करेंगे? ये तो लिखा रहता है किताबों में। बेटा मैं तुम्हें कभी रटने पर फोर्स करता नहीं, बस जस्ट वेट एंड सिंपल निमोनिक से तुम्हें रटा दूंगा बेटा। क्या मतलब है इसका? आराम से देखिएगा इधर, SELF, या बेटा आप कर सकते हैं सेल्फ से एक ही, 2-3 छूट जाएंगे। मैंने बताया था बेटा कभी कभी निमोनिक्स का मतलब होता है और कभी कभी निमोनिक्स का मतलब नहीं होता है। यहाँ पे मतलब है RISES, राइजेस, यानी राइज वर्ड का है, प्लूरल वर्ड लिखा है राइजेस। सर कैसे रटा दोगे वो पूरे बातें बताता हूँ बेटा। आर फॉर यहाँ पे लेंगे बेटा आप रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब इधर उधर हो जाएगा बेटा क्योंकि निमोनिक्स है, तो रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होती है बताया था बेटा? किसी भी प्रकार का कोई भी रिसेप्टर के अंदर आपको कुछ भी सेंसेशन दिया जाता है, उसके प्रति आप रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलस कहलाता है। आई से बेटा, आई मीन्स इंटरैक्टिव सिस्टम। क्या बेटा? आई फॉर इंटरैक्टिव सिस्टम, यस फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग, ई फॉर इवॉल्विंग एंड यस फॉर सेल्फ, जो एक दूसरा बच गया है, सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ इंटरैक्ट। ये बेटा क्या है? इंटरैक्टिव सिस्टम, इंटरैक्टिव सिस्टम
ये क्या है? सेल्फ से सेल्फ रेगुलेटिंग। ये क्या है बेटा? ई फॉर इवॉल्विंग। और ये बेटा क्या है? यस फॉर सेल्फ रेगुलेटिंग। एंड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेल्फ रेगुलेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेटिंग हो गया ना? इतना आसान था क्या ये पढ़ना? राइजेस बस जस्ट देखिएगा, थोड़ा इंट्रोडक्शन खत्म किया मैंने। कल की बातों का जो पुराने लेक्चर में मैंने कहा था मैं थोड़ा और पढ़ाऊंगा। बेटा मैंने आपको ये बता दिया व्हाट इज द फोटो पीरियड एंड व्हाट इज द इंटरेक्शन एंड इमर्जेंस, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। शब्दों का माया जाल, उसको तोड़ने के लिए बस एक चीज याद रखनी है, राइजेस। क्या याद रखनी बेटा? राइजेस। खत्म हो गया बेटा। अब एक्चुअल में किताब से शुरू होने वाला है आपका चैप्टर, दैट इज कॉल्ड द 1.2 देखेंगे। आपके यहाँ तो 1.1 होगा क्योंकि पुरानी किताब में 1.2 टॉपिक का नाम होगा। इसका नाम है बेटा बायोडाइवर्सिटी, यानी डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब शुरू होने जा रहा है चैप्टर। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू कर देते हैं। पुरानी किताब में 2.1 है या 1.2 है या 1.1 है, आप टेंशन लेने के नहीं बेटा। मैंने कहा था यहाँ से आपकी किताब में नई वाली में भी दिया है, लेकिन वो सिलेबस में भी दिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा है। नई किताब में दिया नहीं था, पुरानी किताब में सब कुछ दिया है। चलिए इधर देखिए, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। बेटा ये ऑलरेडी मैंने पहले लेक्चर में ही पढ़ा दिया था। डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है हेट्रोजीनिटी और वैरायटीज। कितने प्रकार के वैरायटी प्लांट के, एनिमल के, धरती पे, माइक्रोब्स के धरती पे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं दिस इज द डाइवर्सिटी। बट सर ये हम यहाँ पे क्यों पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग? क्योंकि यही टॉपिक पहला है बेटा। इसमें एक्चुअली आपको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। क्या पढ़नी है? बायोडाइवर्सिटी। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? बड़े आराम से सुनेंगे बेटा। बायोडाइवर्सिटी 2 वर्ड में तोड़ना सीखिए बेटा। डाइवर्सिटी का मतलब हेट्रोजेनिटी, वैरायटी, और बायो का मतलब लिविंग। लिविंग के अंदर कितनी वैरायटीज है, और लिविंग बताया था मैंने आपको प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, इन सब में वैरायटी देखनी। सर बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? सिंपल 2 वर्ड में कहूँ तो कितने नंबर के और कितने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। क्या बोला? कितने नंबर के और कितने टाइप के, नंबर एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसका? नंबर एंड टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं बेटा हम बायोडाइवर्सिटी। दोनों में एक साथ लिख दिया बायोडाइवर्सिटी में नंबर एंड टाइप। किसका? ये दोनों बात, नंबर लिविंग का और टाइप भी लिविंग का। बताइए फील हुआ? और कितना है बेटा? बेटा ये है, गला सूखता है, ये है बेटा 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन। कितना? 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब 17 लाख से 18 लाख। और मैंने बताया तो ह्यूमन एक स्पीसीज है, कैट दूसरी स्पीसीज है, डॉग तीसरी, इस तरह करके 17 लाख से 18 लाख है। पहले लेक्चर में सब पढ़ाया बेटा, पर आज क्यों पढ़ा रहा हूँ सर? क्योंकि चैप्टर की इंट्रोडक्शन शुरू हुई है तो सब कुछ तुम्हें कंफर्टेबल लगे। इसमें क्या बताने वाली हूँ? 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज नोन है। यही वर्ड देखिएगा, लिखा नोन है। क्या हुआ? नोन है। और बेटा डिस्क्राइब्ड है। तो द स्पीसीज दैट इज नोन एंड डिस्क्राइब इज अ 1.7 to 1.8 मिलियन। अब ये मैं बताऊं कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज ऑन द अर्थ इज नोन एंड डिस्क्राइब टिल डेट, ये सब क्या बेटा? पहले लिख चुका हूँ सब, डोंट वरी। चलिए एक एनालॉजी बताता हूँ बेटा। जैसे ही आप किसी इन्वायरमेंट या किसी इकोसिस्टम को एक्सप्लोर करते हो, जाते हो, तो वहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखेंगी एरिया के हिसाब से। देखिएगा, दिस इज द एरिया 1, और बेटा ब्लू सर्कल देखेंगे, हाँ, दिस इज द एरिया 2। पहला वाला कौन सा बेटा? पहला है एरिया 1। किताब में लिखा हुआ है बेटा, लाइन टू लाइन लिखी है, समझ पाते नहीं, इमेजिनेशन पे नहीं आएगा। एरिया 1 हो गया। दूसरा बेटा एरिया 2, कोई भी बता देगा बेटा। एरिया 1 में नंबर ऑफ स्पीसीज कम होंगी एज कंपेयर टू नंबर ऑफ स्पीसीज इन द एरिया 2।
बड़ी ऑब्वियस बात है। एरिया स्पीसीज रिलेशनशिप इकोलॉजी में दिया है, आप वहाँ पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही स्पीसीज का नंबर बढ़ जाएगा। यानी एरिया 1 पे नंबर ऑफ स्पीसीज कैसी है, नंबर ऑफ स्पीसीज कम है।